अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। एस्पायरेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 3 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ऐसे पेपर के लिए, करंट अफेयर पेपर के लिए और पाकिस्तान अफेयर पेपर के लिए। और जिस डायमेंशन से जो डेटा मैंने कलेक्ट की है, अगर उसको आप पूरे तरीके से सीखते हो तो आप तीनों पेपर में उसको अप्लाई कर सकते हो। तो वो टॉपिक हमारा क्या है आज का, वो है रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अच्छा एस्पायरेंट, अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो 2014 में पाकिस्तान ज़रब अज़ब का ऑपरेशन शुरू कर देता है नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर। तो वहाँ पर जो टीटीपी होता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको फितने अल हवारिज भी कहते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो चले जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर और वहाँ पर वो चुप जाते हैं। जब 2021 में तालिबान टेक ओवर करते हैं अगस्त के महीने में, तो फिर वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो फिर से पाकिस्तान के अंदर वो टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। टीटीपी के जो मेंबर है जो वहाँ पर छुपे होते हैं, वो वहाँ से अफगानिस्तान की साल को यूज़ करके पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ एक्सीडेंट करते हैं, सुसाइड बम्बिंग करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को वो टारगेट करते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स को वो टारगेट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वो अटैक करते हैं और लोगों के अंदर वो थ्रेट और फेयर फैलाना चाहते हैं। तो क्या इसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल है? ये अफगानिस्तान की मर्जी से हो रहा है या अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा एस्पायरेंट, अब उनका अच्छा एस्पायरेंट, अब जो अफगानिस्तान अच्छा एस्पायरेंट, अब जो अफगान तालिबान है और जो टीटीपी है, यानी फितने अल हवारिज है, उनके बीच में हम कनेक्शन को डिस्कस करते हैं और उसमें मैं आप लोगों को कुछ एविडेंस देता हूँ जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, अफगानिस्तान इज इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान। अच्छा, उन आर्गूमेंट में जो मेरा सबसे पहला आर्गूमेंट है वो है, एक आर्टिकल लिखा गया है, बिल रोगियो ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है अफगान तालिबान एंड अलकायदा एडेंग पाकिस्तान तालिबान इंसर्जेंसी। ये 2023 में आर्टिकल लिखा गया है, बिल रोगियो ने लिखा है। उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है, वो क्या है? तालिबान विद द हेल्प ऑफ अल कायदा इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन शेल्टरिंग, सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग द मूवमेंट ऑफ टीटीपी इन पाकिस्तान। यानी जो अफगान तालिबान है वो और इसके साथ जो अल कायदा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किस चीज में? जो टीटीपी के जो मेंबर्स है उनको शेल्टर देने में, यानी उसको पनाह देने में, उसको सपोर्ट करने में और उसके जो मेंबर्स है उसको ट्रेन करने में वो इन्वॉल्व है डायरेक्टली। और सेकंड जो मेरे पास जो एविडेंस है वो है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया था जून 2023 के अंदर। उसमें उन्होंने लिखा था, एक जुमला था कि द लिंक बिटवीन द टीटीपी, अफगान तालिबान एंड अल कायदा रिमेन स्ट्रांग। कि जो लिंक था टीटीपी में, टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान और अलकायदा, इन तीनों के बीच में जो लिंक था वो बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, एक थर्ड आर्गुमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी तो सारे आर्गुमेंट्स में यहाँ पर लिख नहीं सकता था। वो आप लोग पेन और पेपर अपने साथ ले ले और नोट कर दीजिएगा। जब अमेरिका यहाँ से विड्रॉ हो रही थी अफगानिस्तान से, तो उन्होंने $7.5 बिलियन के जो एम्यूनेशन थी, जो वेपन्स थे, वो छोड़े थे अफगानिस्तान के अंदर। तो जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफा, वो कहते हैं कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वही एम्यूनेशन यूज कर रहे हैं, वही वेपन्स वो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ यूज कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। जो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं उनमें वो वही वेपन यूज करते हैं जो अब अमेरिका ने छोड़े हुए है अफगानिस्तान के अंदर, और वो अभी कंट्रोल में है किसके? तालिबान के। तो इन्हीं वो तालिबान के कंट्रोल में, तो टीटीपी के पास किस तरह आ गए? तो इसका तो यही मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन अफगान तालिबान एंड द टीटीपी। अच्छा, एस्पायरेंट, रीजन में जाने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देते जो कि सीआरएसएस ने अपलोड की हुई है। सीआरएसएस मतलब सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। उनके मुताबिक 2021 में 268 टेररिस्ट अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 2022 में 365 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। 2023 के अंदर 784 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और 2024 के अंदर 1166 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, यानी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं।
और ये 9 साल में सबसे रिकॉर्ड याफ्ता सबसे ज्यादा अटैक है जो 2024 के अंदर हुई है। तो ये इंक्रीज क्यों आई है, आइए इसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। अच्छा एस्पायरेंट, अब हम उन वजूहात को देखते हैं कि ये तेजी क्यों आई है टेररिस्ट अटैक में पाकिस्तान के अंदर। तो जो मेजर रीजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो काज है उसका वो है यूनिलैटरल कैंसिलेशन ऑफ सीज फायर डील बाय टीटीपी। यानी 2021 के अंदर जब अगस्त के महीने में इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो सीज फायर डील की थी टीटीपी के साथ, वो उन्होंने जस्ट 1 ईयर बाद यानी 2022 में उसको कैंसिल कर दिया यूनिलैटरल। यानी जब भी कोई डील होती है तो टू वे होती है, दो पार्टीज उसके अंदर होती है। तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको खत्म कर दिया, वो जो सीज फायर डील थी वो खत्म कर दिया, जो उसको फ्री हैंड मिल गया टीटीपी को और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो उन्होंने वो सीज फायर का जो डील था उसको ही खत्म कर दिया था। सेकंड जो मेजर रीजन है वो है एब्सेंस ऑफ कोहेसिव सिविल मिलिट्री एक्शन। यानी जो सिविल और मिलिट्री का जो ताल्लुक है आपस में वो बहुत कमजोर है पाकिस्तान के अंदर। सिविल का मिलिट्री के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट एरोड हुआ है। और जब जब मिलिट्री कोई ऑपरेशन करना चाहती है या कोई कैनेटिक मेजर करना चाहती है तो कि लोकल उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते, और उस चीज का टीटीपी फायदा उठाता है और वो पर टेररिस्ट एक्टिविटीज और भी ज्यादा करता है। तो ये भी एक बहुत मेजर रीजन है वहां पर कि जो पाकिस्तान के जो अपने लोकल अवाम है वो हमारे मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते। तो उस वजह से जो टीटीपी है वो उस चीज को फिर अपने लिए वो एक रास्ता बना लेते हैं। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास है उसका वीक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए और इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, तो वो चीज़ भी टीटीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, उनको वो करेज करती है, इनकरेज करती है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर तो खुद मसाइल का शिकार है, तो ये बेहतर वक्त है कि हम उसके ऊपर अटैक करें और उसको और भी कमज़ोर करें। तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस और जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं वो भी इस चीज़ को फ्यूल कर रहे हैं, टेररिज्म को फ्यूल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कोई जब पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे और इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, यूथ को हम एंगेज नहीं रख पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे यूथ को एंगेज रखने के लिए। तो जो यूथ होती है उसके पास और कोई वे नहीं होती और वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज में फिर वो शामिल हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होता है ये भी फ्यूल करती है टेररिज्म को। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है आईएसकेपी पब्लिकली वोट टू हेड चाइनीज एसेट्स। यानी आईएसकेपी की है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो चाइना के साथ उसका टक्कर चल रहा है और ये जहाँ पर भी जो चाइनीज एसेट होते हैं उसको पब्लिकली वो टारगेट करते हैं। जिस तरह बेशाम के अंदर हमारा जो चाइनीज वर्कर थे जो सिपेक के ऊपर काम कर रहे थे उसको उन्होंने टारगेट किया, फिर गवादर के ऊपर भी उन्होंने टारगेट किया, तो वो पब्लिकली फिर वो उसे ऑन भी करते कि हाँ ये हम कर रहे हैं। तो वो जो होते हैं इससे भी इनका जो इंटरेस्ट है आईएसकेपी का, तो ये भी एक मेजर रीजन है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान में जो अभी रिसेंट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं उसका, वो है टीटीपी डिमांड्स को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था। इस्लामाबाद ने बिल्कुल उसके ऊपर उसको नॉन नेगोशिएबल डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद उसके जो एक्टिविटीज है जो इंसिडेंट है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गए थे। अब वो डिमांड कौन कौन से थे जो टीटीपी ने रखे हुए थे पाकिस्तान के सामने, उनमें सबसे पहले था रिस्टोरेशन ऑफ फाटा। 18 अमेंडमेंट जब हो गई है तो उससे पहले जो फाटा थी वो सेफ हेवन थे इन फितना अल हवारिज के लिए, यानी टीटीपी के लिए या और जो टेररिस्ट आउटफिट थे उनके लिए ये सेफ हेवन थे। तो जब वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली मर्ज हो गए केपी के अंदर तो उनका वो सेफ हेवन वो खत्म हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने जो मुतालबा किया वो था रिस्टोरेशन ऑफ फाटा, कि दोबारा से उसको फाटा वाला सिस्टम दे दे। 18 अमेंडमेंट के अंदर जो फाटा को मर्ज किया गया था केपी के अंदर उसको दोबारा से वही फाटा का रोल दिया जाए। दूसरा उसने जो डिमांड रखे होते वो थे रिलीज ऑफ डिटेन टीटीपी मेंबर, पाकिस्तान के जेलों के अंदर जो टीटीपी के मेंबर कैद है उनको छोड़ा जाए। नेक्स्ट जो उन्होंने डिमांड रखा होता वो ये था कि जो फाटा के इलाके जो नो गो एरियाज है, जिस तरह जो एजेंसीज वगैरह हो गए, तो उसमें से आर्मी को बाहर निकाला जाए। यानी वहां पर सिर्फ हमारी हुकूमत होगी, वहां पर आर्मी नहीं होगी।
तो आर्मी को वहाँ से निकाला जाए, ताकि हम वहाँ पर एक इस्लामिक सिस्टम जो कि हम हमारी उसूलों के मुताबिक होगा, एक इस्लामिक सिस्टम हम वहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो डिमांड उन्होंने रखी थी, ये इस्लामाबाद ने बिल्कुल रद्द कर दी, जिसके बाद ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके अंदर तेजी आ गई है। ट्रांसपेरेंट अगर हम कंसिक्वेंसेस को देखें कि टेररिज्म के कंसिक्वेंसेस क्या क्या है पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम देखें इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर वो कई तरीकों से वो इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए या और कोई बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, तो वो उससे तबाह हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। इसके साथ साथ फिर जिन ममालिक के अंदर भी टेररिज्म होती है, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होती है, वो कम होती है। तो जब बाहर से इन्वेस्टमेंट कम होती है तो उसके अंदर डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बाहर से पैसा कम आएगा, तो उस वजह से भी वो इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। अब अगर हम देखें उसके सोशल एस्पेक्ट को कि सोशली वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात जहाँ पर भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं, जहाँ पर ये जो टीटीपी है उन्होंने अपना खिलाफत बनाया हुआ था फाटा के अंदर, तो वहाँ पर औरतों की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी थी, औरत एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती थी, उनको बेसिक राइट्स हासिल नहीं थे, तो वो जो ह्यूमन राइट्स थी उनकी वायलेशन होती थी वहाँ पे। और उसके साथ साथ वो स्कूल नहीं जा सकती थी, स्कूल का जो लिटरेसी का जो रेट था वो बहुत कम था। साथ साथ जितनी भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट फर्टिलिटीज होती है, फर्टिलिटीज के साथ लोग इंजर्ड होते हैं, वहाँ पर मेंटल ट्रॉमा ज्यादा होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उसका होता है। तो ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट है ये फिर सोशल एस्पेक्ट के अंदर आ जाती है। अच्छा, अगर हम देखें उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को, तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको ये गैर इस्लामी समझती है। तो जो मेन जो उसको टारगेट करती है वो इस सिस्टम को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को टारगेट करती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वो इफेक्ट करती है। और इसके साथ जो पॉलिटिकल पर्सोनेल होते हैं उसको ये टारगेट करती है। जिस तरह के अभी अगर रिसेंटली जो हमारे साथ एग्जांपल है वो है बाजवाड़ में जब JYF की रैली थी, उसमें जो धमाका हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुई थी, वो इसका रिसेंट एग्जांपल है। अभी जो 8 फरवरी की जो इलेक्शन थी उसमें भी तालिबान ने थ्रेट किया था पाकिस्तान को कि हम जो इलेक्शन प्रोसेस होगा, जो पोल्स होंगे उसको हम सबोटेज करेंगे। अगर हम टेररिज्म के फॉरेन अफेयर की या इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो इफेक्ट होता है पाकिस्तान के ऊपर, उसको अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो बेशाम के अंदर चाइनीज वर्कर के ऊपर जब अटैक हुआ था, टेररिस्ट एक्टिविटी में टेररिस्ट इंसिडेंट हुई थी, और इसके साथ जो स्वात के अंदर कॉमर्स एंड ट्रेड का जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था और उसमें जो एम्बेसडर्स थे वो शिरकत के लिए जा रहे थे, तो उसके ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुई थी, तो इन अटैक का नतीजा क्या निकलता है कि उन ममालिक का पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो खराब हो जाता है, पाकिस्तान की इमेज खराब हो जाती है कि ये अपने मुल्क के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते, तो हम क्यों इसके अंदर इतना डेवलपमेंट करें, हम क्यों इसके अंदर खर्च करें, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो एक बहुत ही हार्ड इमेज बन जाता है पाकिस्तान का। अच्छा, अगर हम इसका मिलिट्री एस्पेक्ट देखें तो पास्ट 2 डिकेड्स अगर हम देखें तो जो मिलिट्री के जो पर्सनल है वो मुसलसल काउंटर टेररिज्म इफेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे जो मिलिट्री के पर्सनल थे और इसके साथ सिविल जो पर्सनल थे, लेकिन खास करके जो फ्रंट फुट पिलर थी वो हमारी मिलिट्री होती है। तो वो जो होते हैं उनका फर्टिलिटीज होते हैं, इंजरीज आ जाती है, बहुत सारा इकोनॉमिक बर्डन भी उसके ऊपर आ जाता है जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट थे ये हमने आज कवर किए टेररिज्म की, उसका क्या एस्पेक्ट पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। तो ब्रॉडली यही सारे इफेक्ट थे। बाकी अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसके अंदर फिर बहुत सारे डोमेन बनती है, हम उसको फिर आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली यही 5 एस्पेक्ट है उसके। अच्छा एस्पायरेंट, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले जो वे फॉरवर्ड है वो है स्ट्रॉन्गर बॉर्डर मैनेजमेंट। जब तक एस्पायरेंट हमारा बॉर्डर स्ट्रांग होगा, वहाँ पर जो सर्वाइलेंस है, जो इंटेलिजेंस है वो स्ट्रांग होगी, तो जो अफगानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है टेररिस्ट की वो फिर नहीं होगी। सबसे जो नेक्स्ट चीज है वो है सिविल मिलिट्री रिलेशन। इसमें फिर एस्पायरेंट कुछ एस्पेक्ट बनते हैं, कुछ डोमेन बनते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट की साइड के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और लोगों के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यानी सिविल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में इतने पेनिट्रेट हो गए हैं कि वो अब पहचाने नहीं जाते। तो जब तक जो सिविल लोग हैं वो मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मिलिट्री उस टेररिस्ट तक पहुंच नहीं पाती।
इसके साथ जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है, उसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। जिस तरह के बलूचिस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ के लोग खुद को साइड पे समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही, हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, और जो मिसिंग पर्सन के केसेस वहाँ पर हो रहे हैं। इस तरह कीपी के अंदर भी बहुत सारे जो सोसाइटी है वो खुद को मार्जिनलाइज समझ रही है। तो अगर ये इश्यूज उनके वो खत्म करे, उनको वो प्रॉपर ड्यू राइट्स दे दे और उनके जो जितने भी मसाइल है वो दे दे, तो मिलिट्री भी उस तरीके से या गवर्नमेंट भी, फिर उससे जो ट्रस्ट है, बीच का जो लिंक है वो मजबूत हो सकता है, सिविल और मिलिट्री दोनों का। तीसरा जो वे फॉरवर्ड है वो है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान। रिसेंटली इस बार हमने देख लिया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किए हुए थे, लेकिन उसका वही का वही नतीजा रहा, कोई एडवांसमेंट नहीं है, कोई कमी नहीं है टेररिज्म में। तो उसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि हम पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक तरीके से अफगानिस्तान के साथ एंगेज हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म अगेंस्ट अफगानिस्तान। एक और वे फॉरवर्ड ये है कि ये जो टेररिज्म है आज अफगानिस्तान हमारे अंदर कर रहा है, तो उसके जो साइड वाइज जो नेबर है कल उसके अंदर भी कर सकता है। चाइना के अंदर भी वो कर सकता है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी वो कर सकता है, अजरबैजान के अंदर भी वो कर सकता है, उज्बेकिस्तान के अंदर भी वो कर सकता है। तो एक रीजनल तरीके से हम एक मैकेनिज्म बनाए, जो एक अलायंस बनाए, जिसमें जितनी भी जो अफगानिस्तान के नाइबर कंट्रीज है उन सबको अपने साथ मिलाए, ताकि उन सब फिर वो सब मिल के एक स्ट्रेटेजी बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये फिर उन सब का मसला है। आज पाकिस्तान टारगेट है तो कल कोई और भी कंट्री टारगेट हो सकती है। तो अगर ये सारी वॉइसेस मिलेगी आपस में, तो फिर वो एक स्ट्रांग वॉइस बन जाएगी, जिसको अफगानिस्तान फिर रद्द नहीं कर सकता, और वो भी इस चीज को प्रेशर में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा। तो वो भी फिर हम इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज नहीं करेगा।